हाँ हाँ सर, आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मैं सहायक शिक्षक श्री लोकेश कुमार धर्मगुड़े आज आपको गणित भाग एक इस विषय के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। हम इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 से हम आज का जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक तीसरा और चौथा, तो ये तीसरे और चौथे प्रश्न से संबंधित जो भी सवाल है हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 है, यह 2 चर अंकों वाले रेखीय समीकरण का टॉपिक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तीसरे और चौथे प्रश्न को समझने से पहले यहाँ पर 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके पहले भी हमने देखा था कि 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि 2 चरों वाले जिन समीकरणों के चरांकों का घातांक 1 हो, उस समीकरण को 2 चरांकों वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 2 चरांक का मतलब होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर x और y, ऐसे यहाँ पर 2 चरांक है इज इक्वल टू 20। तो ये 2 चरांक है, x अल्फाबेट है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, दूसरा जो लिखा है y, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल छोटे अक्षर का वर्णमाला है, इसको लिया गया है। ठीक है, 100। इसके अलावा भी आप mn pq ए बी ऐसे आप ले सकते हैं चरों के स्वरूप में। यहाँ पर देखिए, इस x का जो घात है वो 1 है और y का भी जो घात है वो 1 है। तो इसका दोनों ही चरों का जो घात है, घातांक है, वो 1 है, तो हम इसको कहेंगे रेखीय समीकरण। लेकिन यहाँ पर 2 चर होने की वजह से इसको कहेंगे 2 चरांकों वाला रेखीय समीकरण। ठीक वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3x, अब 3 जो है इस चर x इस चर का गुणांक है। ठीक है, पर x को जो घात है वो 1 है, यहाँ पर -y है, इसको भी जो घात है वो 1 ही है। यहाँ पर भी दो चरों का उपयोग किया गया है, 3x -y, ये 2 चर है, बट ये दोनों ही चरांकों का जो घातांक है वो 1 होने की वजह से इसे भी हम क्या कहेंगे, 2 चरांकों वाला रेखीय समीकरण कहेंगे। इन समीकरणों के असंख्य हल होते हैं, क्योंकि अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 का अगर हम इसमें जो 2 चरांक दिए हैं x और y, इसका यदि मान हम प्राप्त करने जाएं तो हमें असंख्य इसके हल प्राप्त होंगे। इन हलों को क्रमिक जोड़ी के रूप में लिखते हैं। क्रमिक जोड़ी का मतलब एक जो मान होगा वो x का होगा और दूसरा जो मान होगा वो y का होगा। ऊपर दिए गए मतलब यहाँ जो दिए गए हैं समीकरण, प्रत्येक समीकरण के हलों की असंख्य जोड़ियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं। इसके बाद अब ये हो गया 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण का उदाहरण। अब इसका स्वरूप भी जो होता है वो हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण का स्वरूप है। अब इसी आधार पे हमें ध्यान में रखना है कि हम आगे जो प्रश्न क्रमांक तीसरा और चौथा जो हल करेंगे, तो ये जो 2 चरांकों वाले ये रेखीय समीकरण का जो स्वरूप है, इसी को ध्यान में रखकर हमें हल करना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं युगपत समीकरण। अब युगपत समीकरण जैसे कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं। जब हम 2 समीकरण, यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, 2 समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 12, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं। जब इन 2 समीकरणों को एक साथ में विचार में लिया जाता है या एक साथ इनके बारे में एक साथ इनको हल किया जाता है, तब हम इसे युगपत समीकरण कहेंगे। मतलब जोड़ी में x प्लस वाई बराबर 12 तथा x माइनस वाई बराबर 2, ऐसे 2 समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं। इन दोनों समीकरणों पर जब एक साथ विचार करते हैं तो इसका हल भी जो होता है वो एक ही हल होता है, एकमात्र हल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम 2 चरों वाले रेखीय समीकरणों पर एक साथ विचार करके उनका एक सामान्य हल प्राप्त करते हैं,
तो उन समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही युगपत समीकरणों पे हम विचार करते हैं। यहाँ पर युगपत समीकरण हल करने की विलोपन विधि, जैसा कि हम यहाँ पर देखें। सर 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 तो यहाँ पर देखते हैं युगपत समीकरण हल करने की जो विलोपन पद्धति है। यहाँ पे क्या होता है, युगपत समीकरण पे दो समीकरणों पर विचार किया जाता है, तब एक समय पर दो समीकरणों पर विचार किया जाता है, तब उसको हम युगपत समीकरण कहते हैं। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि दोनों समीकरणों पे जो चरांक होते हैं वो समान होते हैं। अगर एक समीकरण पे एक्स वाई चर लिया गया है तो दूसरे समीकरण पर भी एक्स और वाई यह चर लिया गया होता है। ठीक है, जब दोनों ही सजातीय चरांक होंगे तभी हम दोनों को हल कर पाएंगे। तो दोनों जब सजातीय चरांक है तो हमें उन चरांकों में से चाहे x का हो चाहे y का हो, किसी भी x चरांक का मान या जो गुणांक होते हैं उसको हमें समान करना होता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब तक हम समान नहीं करेंगे किसी एक चरांक का गुणांक, समान करने के बाद क्या होगा, उस जो जिसका गुणांक हमने समान किया है दोनों ही समीकरणों में, जिस चरांक का गुणांक हमने समान किया है उन उसको हम क्या करेंगे, कैंसल करेंगे या कट करेंगे या हटा देंगे, क्योंकि समान हो जाएगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब एक कैंसल हो जाएगा, एक कट हो जाएगा या उसको विलोपन कहते हैं, विलुप्त हो जाएगा, तब ऐसे कंडीशन में हम एक चरांक का मान निकाल सकते हैं। तो यदि हमको एक चरांक का मान मिल जाता है तो हम बहुत ही आसानी से दूसरे चरांक का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पद्धति को कहते हैं युगपत समीकरण की विलोपन विधि। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5, इसमें से तीसरा जो प्रश्न है उसमें दिया है चर का गुणांक समान बनाकर युगपत समीकरण हल करो। ठीक है, इसमें चार प्रश्न दिए गए हैं। तो इन चारों प्रश्न में से हम पहला प्रश्न जो है 3x माइनस 4y बराबर 7, ये 3x ऋण 4y बराबर 7, और दूसरा समीकरण दिया है 5x प्लस 2y बराबर 3। अब इस दो यहाँ पर दो समीकरण दिया है पहले प्रश्न में, तीसरे के पहले प्रश्न में दो समीकरण दिया है। तो पहले समीकरण में 3x माइनस 4y बराबर 7 और दूसरा समीकरण जो दिया गया है 5x प्लस 2y या 2y बराबर 3, ऐसे दो समीकरण हैं। तो इस पर हम विचार करेंगे कि कैसे इनके रो को हम समान बनाकर हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जबकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दो समीकरणों पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए ये युगपत समीकरण कहलाएगा। अब इस युगपत समीकरण पे आप देख सकते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, दूसरा समीकरण है 5x प्लस 2y बराबर 3। पहले समीकरण को हमने यहाँ पर समीकरण क्रमांक 1 दे दिया है, दूसरा समीकरण जो कि 5x प्लस 2y बराबर 3 है, इसको हमने दे दिया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में दोनों 2 से गुना करने पर, अब ये ऐसा क्यों लिखा गया है, अब समीकरण यहाँ पर दूसरा है 5x प्लस 2y बराबर 3, ये है यहाँ पे दूसरा समीकरण। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, अब दोनों पक्षों का मतलब होता है ये बराबर का चिन्ह है, इस बराबर के चिन्ह के दाहिने पक्ष पे जो होता है वो दाहिने साइड पे जो लिखा रहता है उसको दाहिना पक्ष कहेंगे, बाएं साइड पे जो लिखा रहता है जो पद लिखा है उसको कहेंगे बाया पक्ष। तो बाएं पक्ष में 5x प्लस 2y और दाहिने पक्ष में बराबर के चिन्ह के बाद में 3 लिखा है। तो दोनों ही पक्षों में मतलब 5x प्लस 2y के साथ साथ हमें 3 में भी क्या करना है, 2 से गुना करना है। अब 2 से गुना क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पहले समीकरण पे आप देख सकते हो कि y का जो गुणांक है वो -4 है। अगर हम 2 से गुना करते हैं तो दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक 2 है उसको हम 4 में कन्वर्ट करते हैं।
कर सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी एक चरांक का जो गुणांक है हमें वो समान करना होगा। जब समान करेंगे तो ये एक माइनस में है, एक प्लस में है, ये कैंसल हो जाएंगे। जब कैंसल हो जाएंगे तो हम x का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपको कैसे निर्धारित करना है कि हमें 2 से गुना करना है। तो चूंकि यहाँ पर 4 है गुणांक, -4 है y का समीकरण पहले में, और समीकरण 2 में y का गुणांक जो है वो 2 है। अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपना लॉजिक लगाना है और यहाँ पर गुना करना है। कौन से समीकरण में हमें किस संख्या से गुना करना है, और उसके बाद में यहाँ पर समान होने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। अब जोड़ना है या घटाना है ये कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, अब हमने समीकरण 2 पे गुना किया तो क्या आया, 2 से गुना करने पर 5 का गुना 2 का गुना 5x के साथ करने पर 10x आया। फिर प्लस, यहाँ पर प्लस है, प्लस का चिन्ह, फिर 2y के साथ गुना करेंगे 2 से तो 4y हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा जो समीकरण तैयार हुआ वो 10x + 4y = 6। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण 2 को हमने कन्वर्ट किया समीकरण 3 में। जब समीकरण 2 को 3 में कन्वर्ट कर लिया है तो हम समीकरण 2 के बारे में अभी विचार नहीं करेंगे। अब समीकरण 1 जो पहले लिखा हुआ है और उसके बाद हमने 2 को कन्वर्ट किया 3 में, इनको जोड़ने पर, अब जोड़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस चर का गुणांक हमने समान किया है वो एक माइनस में है और एक प्लस में है। अगर एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो हमें जोड़ना है, और अगर दोनों प्लस प्लस में हैं तो हमें घटाना होगा। अगर दोनों माइनस माइनस में हो तो हमें उसको घटाना होगा। सिर्फ प्लस माइनस के कंडीशन पे आपको सिर्फ जोड़ना है, क्योंकि प्लस माइनस में इनके चिन्हों में किसी भी तरह से बदलाव नहीं होगा, और हम आसानी से एक प्लस है एक माइनस है तो हम इसे कैंसल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये -4 और -4y और +4y ये दोनों कैंसल हो गए, और यहाँ पे 7 और 6 यहाँ पर 13 आया हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं 10 और 3 13 और x। ठीक है, तो 13x बराबर हमको 13 मिला। अब x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे x का जो गुणांक है वो 13 है। जब हमने दूसरे पक्ष में ये 13 को लाए तो वो भाग के रूप में आ गया, तो 13/13 हो गया। तो यहाँ पर x = 1 मिला। तो x का मान जब हमें मिल चुका है तो हम बहुत ही आसानी से y का भी मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, आप किसी भी समीकरण में, यहाँ पर 3-3 समीकरण दिए गए हैं, इन किसी भी समीकरणों में आप x = 1 रखेंगे तो क्या होगा, आपको y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में जो यहाँ पर क्या किया गया है, x का मान रखा गया है। ये देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, 3x - 4y और बराबर 7, ये पहला समीकरण है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x की जगह पे सिर्फ 1 रखा है, 3 ब्रैकेट में 1 - 4y = 7। अब 3 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 3 ही आएगा, -4y = 7। अब ये 3 जो है बाएं पक्ष में है, जब इसको दाहिने पक्ष में लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 जो है वो प्लस में है। तो जब इधर हमने लाया तो -4y = 7 - 3। ठीक है, अब यहाँ पे 7 में से 3 को घटाएंगे तो -4y = 4 बचेगा। अब -4 को हम यहाँ पर y के गुणांक के रूप में है, जब इधर लाएंगे दूसरे पक्ष में तो वो भाग के रूप में हो जाएगा, तो 4/-4 आएगा। अब यहाँ पे y = -1 आएगा, क्योंकि 4 से हम इसको भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा। तो इस तरह से हमको x का मान 1 मिला और y का मान जो है -1 मिला। तो इस तरह से हमें विलोपन पद्धति के द्वारा युगपत समीकरण को हल करना होगा। यहाँ पर और एक सवाल हम देखते हैं, यहाँ पर जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 में जो तीसरा और पांचवा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा सवाल जो है सेम वैसे ही पहले जैसा ही है, बस आपको यहाँ पर देखना है 5x यहाँ पर जो है दिया है
5x प्लस 7y इज इक्वल टू 17, ये पहला समीकरण। फिर उसके बाद में 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण। तो पहले समीकरण को पहला क्रमांक दिया है, दूसरे समीकरण को समीकरण दूसरा क्रमांक दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर समीकरणों को क्या देना है, नंबर देना है आपको दोनों समीकरणों को। उसके बाद समीकरण एक के दोनों पक्षों में, अब समीकरण एक में लिया गया है, समीकरण एक के दोनों पक्षों में। आप समीकरण दो में देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं, इस समीकरण एक में x का जो गुणांक है वो 5 है और y का गुणांक 7 है। दूसरे समीकरण में आप देख सकते हैं x का गुणांक 3 है और y का गुणांक -2 है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में 2 से गुना करेंगे और समीकरण के दोनों पक्षों में 7 से गुना करेंगे। अब क्यों किया है, यहाँ पे जो y का गुणांक है समीकरण एक में 7 है और समीकरण दो में y का जो गुणांक है -2 है। तो दोनों ही समीकरणों के जो गुणांक है उसका अदला बदली करके यहाँ पर क्या किया है, गुना किया गया है। क्योंकि अगर 2 से गुना हम यहाँ पहले समीकरण में 7 के साथ करेंगे तो 14 हो जाएगा और 7 से गुना दूसरे समीकरण के 2 से करेंगे, y के गुणांक -2 से करेंगे तो ये भी 14 हो जाएगा। तो इसको समान करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, गुना किया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब समीकरण एक में 2 से गुना किया गया है, तो 2 से गुना करने पर 5x का आ गया यहाँ पे 10x और 7y का हो गया 14y और 17 दूनी 34। इस प्रकार से समीकरण एक को बदला गया है, कन्वर्ट किया गया 3 में। अब समीकरण 2 में 7 से गुना किया गया तो 7 दिया 21, यहाँ 21x और 7 दूनी 14 म्हणजे -14y -14y और 7 चौक 28 यहाँ पर दिया गया है। अब दूसरे समीकरण को बदला गया है चौथे में, मतलब हम विचार करेंगे अब तीसरे और चौथे समीकरण पे। ठीक है, अब तीसरे और समीकरण पे आपको देखना है कि यहाँ पे जो समान किया गया जो चरों के गुणांक है वो चर है y जिसका गुणांक 14 है पहले समीकरण में। दूसरा जो समीकरण है उसके y का गुणांक है -14। ये दोनों ही समान गुणांक वाले हो गए, लेकिन इनके चिन्हों पर भी ध्यान देना है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। जबकि मैंने आपको बताया था यदि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखा गया है समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि 10x और 21x को जोड़ने पर 31x और ये एक 14y प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, विलोपन हो जाएगा। और उसके बाद 34 और 28 को जोड़ने पर 62 आएगा। तो इस प्रकार से x इज इक्वल टू 62/31, तो x का मान मिला 2। अब जब 2 मिलता है x का मान या y का मान आप प्राप्त करते हो तो इसी को आप किसी भी समीकरण 1 में, 2 में, 3 में या 4 में रखते हैं तो आपको आसानी से y का मान मिलेगा। हमें क्या करना है, युगपत समीकरण को हल करने में जो चरांक होते हैं ना x और y, उसका मान हमें प्राप्त करना होता है, उनका वैल्यू हमें प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पे जब समीकरण एक में x इज इक्वल टू 2 प्रस्थापित करने पर, रखने पर, तो हमने x का मान समीकरण एक में, अभी समीकरण एक यहाँ पर है 5x प्लस 7y बराबर 17, इसमें हमने x का मान रखा 2, 5x का गुना किए तो 10 आया, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 7y अपनी जगह पे, फिर उसके बाद 17 अपनी जगह पे। इसको हल करेंगे तो 10 को 17 की ओर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7y बराबर 7 और y इज इक्वल टू 7/7। इस प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर 1 ऐसे हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको युगपत समीकरण हल करना होगा। इसमें देख लेते हैं एक और उदाहरण है हमारे पास में। यहाँ पे तीसरे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5वें के तीसरे सवाल का तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो समीकरण दिया है, x माइनस 2y बराबर -10। ये समीकरण एक हो गया जिसको समीकरण एक दिया गया है। फिर उसके बाद समीकरण दूसरा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -12, इसको समीकरण 2 दिया गया है। ऐसे ही आपको क्या करना है, समीकरणों को
नाम देना है, ठीक है, नंबर देना है। फिर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, तो 3 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 से गुना करने पर समीकरण 1 में हम 3 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ x का जो गुणांक है वो 1 है। अभी यहाँ पे y का जो गुणांक है वो समान नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे जो x का गुणांक है उसको समान किया जा रहा है। तो यहाँ पे 3x है, तो हम सिर्फ 3x से 3 से गुना करेंगे समीकरण 1 में। अब समीकरण 2 को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x का मान इसमें 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर क्या हुआ, 3 से गुना करेंगे तो 3x, फिर यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 6y, और बराबर -10 के साथ में 3 से गुना किए तो -30। इस प्रकार से समीकरण 1 को बदला गया है समीकरण 3 में। तो अभी हम 2 और 3 इस समीकरण पे चर्चा करेंगे। अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे जो समीकरण 3 में जो x का गुणांक है वो +3 है, और समीकरण 2 में भी x का जो गुणांक है वो +3 है, दोनों प्लस प्लस में। तो यहाँ पे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को हम घटाएंगे। मैंने पहले ही कहा था जब प्लस प्लस हो तो उसको उसमें हम घटाने का चिन्ह लगाकर उसको घटाएंगे या घटाने की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे घटाने से जो 3x का जो प्लस था वो माइनस में बदल गया, और यहाँ पे जो -6y था वो +6y हो गया। यहाँ पे जो 30 जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। तो यहाँ पर जब एक माइनस में एक प्लस में हो जाएगा तो इसको कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे 5y -5y और 6y को हम घटाएंगे तो सिर्फ y बचेगा, और यहाँ 30 में से 12 को घटाएंगे तो 18 बचेगा। तो इस प्रकार समीकरण 1 में y बराबर 18 प्रस्तावित करेंगे। y का मान मिला है, हमें x का मान ज्ञात करने के लिए हम y का मान कोई भी समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण चरांक x का मान मिलेगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखा गया है, समीकरण 1 इधर है, x -2y बराबर -10, तो वहां पे हम सिर्फ y का मान रखेंगे 18, बाकी सभी को जैसे का वैसा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 18 का गुणित 2 के साथ में करने पर x -36 बराबर -10। अब 36 को -10 की ओर लाया गया है तो प्लस में हो गया, जो माइनस था वो प्लस में, तो x इज इक्वल टू क्या मिला हमको यहाँ पर 26 मिला। तो इस तरह से x का मान 26 और y का मान 18। ऐसे हमें युगपत समीकरण चरांकों को समान करके हमें हल करना होगा, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें और एक प्रश्न है, उसको आप हल करेंगे और अपने होमवर्क के स्वरूप में उसको हल करेंगे। और यहाँ पे जो चौथा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युगपत समीकरण हल करो। अभी देखिए, अभी तक के हमें जो 2 चरांकों वाले स्वरूप वाले जो प्रश्न थे युगपत समीकरण, हमने उसको हल किया। अब यहाँ पे इसका स्वरूप थोड़ा अलग है ना। तो हमें क्या करना होगा, जो समीकरण इसमें दिया गया है, जो युगपत समीकरण दिया गया है, उन युगपत समीकरण वाले हमें 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण के स्वरूप में बनाना होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। तीनों में से पहले प्रश्न के बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है x/3 + y/4 बराबर 4। फिर दूसरा समीकरण दिया है x/2 - y/4 बराबर 1। तो इस प्रकार से दो, तो अभी आपको ध्यान में ये रखना है कि समीकरण पहले को पहला क्रमांक देना है, समीकरण 2 को दूसरे को दूसरा क्रमांक देना है। तो इस प्रकार से देने के बाद में आगे जो प्रश्न मुझे जो हल करना है वो इस तरह से करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप कि समीकरण पहले को जो दिया गया है ये दूसरा समीकरण है x बटे x/2 - y/4 बराबर 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 12 से गुना करने पर, अब 12 से गुना क्यों किया गया है, क्योंकि समीकरण समीकरण पहले में यहाँ पर आप देख सकते हैं x जो है, पहले पद में देख सकते हैं आप कि x का जो गुणांक है, x/3 जो दिया है, इसमें अंश जो है वो x है और हर जो है वो 3 है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो चरांक है y, इसका जो
गुणांक है 1/4 के स्वरूप में यहाँ पर लिखा गया है। मतलब क्या कहेंगे इसको, अंश अंश में लिखा गया है y और हर में लिखा है 4। अब 3 और 4 ये दोनों ही पदों के या दोनों ही चरांकों के जो हर है वो समान नहीं है, एक का 3 है एक का 4 है। तो दोनों का हमें सामान्य विभाजक, लघुत्तम सामान्य विभाजक जिसको लसावी कहते हैं वो लेना है। लघुत्तम सामान्य विभाजक का मतलब होता है कि दोनों ही 3 और 4 इसमें सबसे छोटी वह संख्या जो दोनों के टेबल पे आता हो, दोनों के पहाड़े पे। तो कौन सी संख्या है? 12। तो हम क्या करेंगे? 12 से गुना करेंगे इस समीकरण 1 में। अभी आपको समझ में आया होगा हमने 12 से गुना क्यों किया है समीकरण 1 में, क्योंकि यहाँ पे x का जो हर है वो 3 है, y का हर जो है वो 4 है। तो दोनों ही 3 और 4 इन दोनों ही संख्याओं का जो लसावी है, जो सामान्य विभाजक है, दोनों के टेबल में सबसे पहले या सबसे छोटी संख्या वह है जिससे कि दोनों 3 और 4 से भाग जाता हो, तो वो संख्या है 12। तो 12 से जब हम इसको गुना करेंगे दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 12 से गुना करने पर वो जो 12 गुणिला x/3 प्लस 12 गुणिला y/4। अभी दूसरे पक्ष में भी 12 का गुणा जो है हम 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पर किया गया है। अब इसको देख सकते हो यहाँ पर जब इसको 3 से 12 को मतलब भाग देंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4x ही रह जाएगा। अब 4 से 12 को भाग देंगे तो 3 ही रह जाएगा, तो 3 का गुना y के साथ करेंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर 12 चौक 48, 48। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण के स्वरूप में हमें यहाँ पर समीकरण प्राप्त हुआ है, जिसको समीकरण क्रमांक 3 दिया गया है। क्योंकि समीकरण 1 को हमने कन्वर्ट किया समीकरण 3 में, तो यहाँ पे 4x प्लस 3y बराबर 48 ऐसा है, यानी 48 हमको समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। अब हम समीकरण 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 4 से गुना करने पर, अब 4 से क्यों गुना किया गया है कि समीकरण 2 का जो x का जो हर है वो 2 है और y का जो हर है वो 4 है। तो दोनों का लसावी क्या है? 4 होगा, क्योंकि दोनों के टेबल पे 4 सबसे छोटी सामान्य विभाजक संख्या है। तो यहाँ पे 4 को लिया गया है। 4 को लेने के बाद में हम समीकरण 2 में दोनों पक्षों में हम 4 से गुना करेंगे। तो 4 से यहाँ पर देख सकते हैं 4 गुणिला x/2 माइनस 4 गुणिला y/4 बराबर 1 गुणिला 4। ऐसे दोनों ही पक्षों में 4 से गुना किया है। 4 से गुना करने के बाद में हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? 2x माइनस y बराबर 4। अब ये 2x कैसे मिला? 2 को भाग देंगे 4 से तो यहाँ पर 2 ही बचेगा, तो ये 2x बचा है यहाँ पर। फिर ये 4 एकम 4, 4 एकम 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस y ही बचा है, बराबर 1 का गुना 4 के साथ करेंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार से हमने समीकरण 2 को बदल दिया है समीकरण 4 में। ठीक है, अभी समीकरण 4 के दोनों पक्षों में 3 से गुना करेंगे। अब समीकरण 1 को बदला हमने समीकरण 3 में और समीकरण 2 को बदला हमने समीकरण 4 में। तो हमें दोनों ही समीकरणों के जो चर हैं उनके गुणांकों को देखना है ना? तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 4x लिखा है, यहाँ पर 2x लिखा है। तो समीकरण 4 के दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, मतलब यहाँ पर y का गुणांक 3 है और यहाँ पे y का गुणांक -1 है। तो इस -1 को -3 में बदलने के लिए क्या किया गया है? समीकरण 4 के में 3 से गुना किया गया है। 3 से गुना करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x का क्या हो जाएगा? 3 से गुना करेंगे तो 6x, फिर माइनस ये 1y है यहाँ पे, तो ये 3y हो जाएगा, बराबर 4 तिया 12। तो इस प्रकार से क्या किया गया है? दोनों ही समीकरणों में जो y का जो गुणांक है वो समान किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं -3y है और यहाँ पे तीसरे समीकरण का जो है वो +3y है। अब एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम इन समीकरण 3 और 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि समीकरण जो 4 था उसको हमने कन्वर्ट किया है समीकरण 5 में। जिस समीकरण को हम कन्वर्ट कर रहे हैं
उसके बारे में हमें विचार नहीं करना है। कन्वर्ट होने के बाद में जो नया समीकरण तैयार हो रहा है उस पर हमें विचार करना होगा। तो इस प्रकार से समीकरण 3 तथा समीकरण 5 को जोड़ने पर हमने यहाँ पर जोड़ दिया है 4x प्लस 3y बराबर 48, 6x माइनस 3y बराबर 12। अब यहाँ पर जोड़ने पर ये प्लस है, एक 3y प्लस में है, एक 3y जो है वो माइनस में है, तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और ये 4x ये 12 बराबर 60। इस प्रकार से x इज इक्वल टू 60/10 हो गया, तो x का मान मिला हमें 6। तो समीकरण 3 में कोई भी समीकरण में, तो यहाँ पे समीकरण 3 में x इज इक्वल टू 6 रखा गया है। 6 रखने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 6 चौक 24 और उसके बाद 3y अपनी जगह पे, 48 अपनी जगह पे। यहाँ पर 3y बराबर -48 -24। तो इस प्रकार से 3y बराबर 24, तो y इज इक्वल टू 8। ऐसे हमें y का मान मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 मिला। अगर 6 का मान हम समीकरण कोई भी इसमें रखते हैं तो हमें y का मान जो है वो 8 मिलेगा। इस प्रकार से x और y का भी मान इस युगपत समीकरण में हमें प्राप्त करना होगा, और ऐसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें से इससे संबंधित एक सवाल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक जो बचेगा वो आपको हल करना होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या दिया है कि समीकरण सॉरी प्रश्न प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 में चौथे प्रश्न का दूसरा सवाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं x/3 प्लस 5y बराबर 13, ये पहला समीकरण, इसको समीकरण 1 दिया गया है। दूसरा समीकरण 2x प्लस y/2 बराबर 19, इसको समीकरण 2 दिया गया है। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, अब 3 से क्यों गुना किया गया है समीकरण एक के दोनों पक्षों में। अब समीकरण ये जो 3 है, इसे हमें क्या करना होगा, हटाना होगा, है ना। हटाने के लिए क्या किया गया है कि 3 से गुना किया गया है। तो 3 से गुना करने पर क्या किया गया है, x का हो गया 3x, यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 रहेगा, तो कैंसल हो जाएगा 3 3 और बचेगा x। और यहाँ पे 5y के साथ में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15y बराबर 39। 13 तिया 39, 13 से भी 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 को समीकरण 3 में कन्वर्ट किया गया है, x प्लस 15y बराबर 39 के रूप में। उसके बाद समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, यहाँ पर y के साथ में बटे के रूप में 2 है, इसको हटाने के लिए 2 से गुना किया गया है इसी समीकरण में। तो 2 से गुना करेंगे तो ये 2x का 4x हो जाएगा, और उसके बाद में ये यहाँ पर 2y हो जाएगा और नीचे 2 है, तो 2 2 कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ y। फिर 19 गुणिला 2 करेंगे तो 38 होगा। तो इस प्रकार से 4x प्लस वाई बराबर 38। अब समीकरण पहले और दूसरे को कन्वर्ट किया गया है तीसरे और चौथे में, तो हम समीकरण 3 और 4 पे ही विचार करेंगे। तो समीकरण पहले वाले पे x प्लस 15y बराबर 39, और तीसरे वाले पे और चौथा समीकरण दिया है 4x माइनस वाई बराबर 38। तो ये दोनों समीकरणों के चरांकों के गुणांकों को देखना है। तो अगर हम 4 से गुना कर रहे हैं समीकरण 3 में, इसका मतलब यहाँ पर x के गुणांक को समान किया जा रहा है। तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, y का गुणांक समान करना है तो समीकरण 4 में 15 से गुना करना पड़ेगा, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, समीकरण 3 में किससे किया गया है, 4 से, क्योंकि दूसरे समीकरण में x इस चरांक का गुणांक 4 है, तो यहाँ पे भी 4 से गुना किया गया है। तो 4 से गुना करने पर क्या हो रहा है, 4x हो गया x का, और यहाँ पर 15y के साथ में 4 से गुना करने पर 60y हुआ, 39 के साथ गुना करने पर 156 हुआ। इस प्रकार से समीकरण जो 3 है वो कन्वर्ट हुआ है समीकरण 5 पे। तो अभी समीकरण 4 और 5 पे हम देखेंगे। तो समीकरण 4 का जो x का जो इस चरांक का गुणांक है वो प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, तो हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर लिखा है। अब घटाने पर यहाँ पे सबका साइन जो है वो चेंज हो रहा है, और यहाँ पे 4x प्लस में एक माइनस में हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 60y का
y को एक y के साथ में माइनस किया गया है, तो यहाँ पे 59y बराबर 119 दिया गया है यहाँ पर, सॉरी 118 यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आपको क्या मिला है 59, तो y का मान यहाँ पे आपको मिला है 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, ठीक है। फिर y का मान मिलने के बाद में इसका मान जो है किसी भी समीकरण एक पे रखोगे तो आपको x का मान मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 3 में y बराबर क्या रखा गया है, समीकरण 3 में y बराबर 2 प्रस्तापित करने पर यहाँ पर x प्लस 15y का 15 का गुना 2 के साथ और 39 के साथ भी किया गया है, सॉरी 13 के साथ में गुना किया गया है। तो 26 यहाँ पे समीकरण 1 के बारे में हम देखेंगे। समीकरण समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, समीकरण 3 पे x प्लस 15y बराबर 39, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम y का मान रखेंगे। तो y का मान रखने के बाद में y का मान जो मिला है हमें 2 मिला है, तो 2 रखने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x प्लस 15y और सॉरी x प्लस 15 और गुना y की जगह पे 2 और बराबर 39, तो x प्लस 30 बराबर 39। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 39 माइनस 30, तो x का मान जो मिला है वो 9 मिला है। तो इस प्रकार से x और y का मान हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से भी एक प्रश्न समय को देखते हुए छूट रहा है, तो आप एक प्रश्न जो है अपने होमवर्क के रूप में उसको हल कर सकते हैं, और कुछ सवाल आपके होंगे तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, कोई बच्चा इससे अगर पूछना हो तो रेज हैंड करो बच्चों। सर किसी के रेज हैंड नहीं है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, किसी के रेज हैंड नहीं है, आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ये क्लास आज ज्वाइन किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और सर आपको भी थैंक यू वेरी मच। ओके सर।